दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर ने 1983 वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि उस टाइम बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। 1983 की सैलरी सीट के अकॉर्डिंग टीम के हर प्लेयर को सिर्फ 1500 रुपए की मैच फी और 200 रुपए पर डे के हिसाब से अलाउंसेस दिए जाते थे। बीसीसीआई के पास अपने हीरोज का सम्मान करने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए लता मंगेशकर बीसीसीआई के लिए फ्री कॉन्सर्ट करती है और इस कॉन्सर्ट से कुल 20 लाख रुपए जोड़े जाते हैं, जिनकी मदद से टीम के हर एक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अब दोस्तों एक वो दिन था और एक आज का है जब भारतीय क्रिकेटर्स लाखों करोड़ों में खेलते हैं। जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, वही वर्ल्ड कप आज भारत होस्ट करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को होस्ट क्यों कर रहा है और आखिर हमें इससे फायदा क्या होने वाला है। कैसे भारत की बीसीसीआई जो आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती है, उसे इंग्लैंड ने मैच के सिर्फ 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना करके बेइज्जत कर दिया था और बीसीसीआई की इस सफलता में कैसे रिलायंस और धीरू भाई अंबानी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों बिजनेस टुडे में पब्लिश इस आर्टिकल की माने तो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारत की इकोनॉमी को 2.6 बिलियन डॉलर यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि भारत के 10 अलग अलग वेन्यूज पर 48 मैचेस खेलेंगी। और दोस्तों जिस देश में क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि धर्म माना जाता है, वहाँ जब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट दस्तक देगा तो फिर ऑडियंस का जमावड़ा लगना तो स्वाभाविक सी बात है। फिर चाहे टीवी हो या फिर मोबाइल स्क्रीन, करोड़ों लोग हर बॉल को ही टकटकी लगाए देखते हैं। और दोस्तों जहाँ लोगों का अटेंशन, वहाँ ब्रांड्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई ब्रांड सिर्फ 1 सेकंड के भी ऐड लगाना चाहता है तो उसे 3 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे, जो कि 2019 में हुए वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। सिर्फ टीवी और स्पॉन्सर राइट से ही इस वर्ल्ड कप के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जा रही है। बीसीसीआई अच्छे से जानती है कि वर्ल्ड कप के दौरान अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखने के लिए मैदान पर भी ऑडियंस जमकर आने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अंदाजा लगाया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान करीब 2200 करोड़ रुपए तो सिर्फ टिकट सेल से ही आ जाएंगे। इसके अलावा जब दर्शक मैच देखने आएंगे तो फिर वो खाने पीने और मर्चेंडाइज खरीदने पर भी स्पेंड करेंगे ही, जो कि 400 से 700 करोड़ रुपए तक कमा कर दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप घर बैठकर मैच देखने वाले हैं तो फिर मैच अकेले देखने में कहाँ ही मजा आता है। हम अक्सर अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और इस दौरान अक्सर कुछ खाने पीने की चीजें तो जरूर लाई जाती है और आजकल लोगों के पास स्विगी और जोमेटो के भी ऑप्शंस हैं, तो फिर ऐसे में ऑडियंस घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। और दोस्तों इस दौरान हम जो भी खर्चा करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को ही बूस्ट करता है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रही टीम्स चाहे होटल में रुके या फिर प्लेन में ट्रेवल करे, हर चीज का बेनिफिट हमारे देश के ही लोगों को होता है, जो कि वर्ल्ड कप से होने वाली कमाई में 150 से 250 करोड़ रुपए तक ऐड कर देता है। साथ ही इन प्लेयर्स को देखने विदेशों से हमारे देश आए फैंस भी यहाँ होटल बुक करते हैं और खाने पीने और घूमने पर भी खर्च करते हैं, जिसका हम करीब 850 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर हम सभी चीजों को एक साथ जोड़ें तो फिर वर्ल्ड कप 2023 से भारत की इकोनॉमी को 18 से 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप होस्ट करने के पीछे किसी भी देश का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। जब कोई देश वर्ल्ड कप जैसा मल्टीनेशनल इवेंट होस्ट करता है तो फिर दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है। दूसरे देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से उस देश पर ज्यादा भरोसा करने लगती है और ग्लोबल लेवल पर उस देश का कद भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम्स को चीयर्स करने भारत में जो भी विदेशी दर्शक आते हैं, वो भी हमारे देश की यादें, एक्सपीरियंस और खूबसूरत जगहों की जानकारी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से आए टूरिस्ट का भारत में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी चर्चा जरूर करने वाला है और इस तरह से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को होस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म में किसी भी देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। विदेशों से आए टूरिस्ट को बेटर कन्वीनियंस और कंफर्ट देने के लिए होस्ट नेशन अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर लेता है, जैसे कि नए रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, होटल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में देश की आम जनता के लिए ही काम आते हैं। हालांकि दोस्तों एक वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का होस्ट बनना इतना आसान भी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश मुंह उठाकर वर्ल्ड कप होस्ट करने की दावेदारी पेश नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि हम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए होस्ट खोज रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस की जाएगी, जिसमें कि 2027 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड कंट्रीज बिड करेंगी। इसके बाद से एक सब कमेटी, जिसमें दुनिया के मेजर क्रिकेट बोर्ड्स के फॉर्मर चीफ शामिल होते हैं, वो बिड करने वाले कैंडिडेट्स के बीच में से मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को चुनते हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या वो देश फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर सिर्फ हम बांग्लादेश पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें तो शायद इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड कप के खर्चे को बियर न कर सके। इसके अलावा देखने वाली बात ये भी होती है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो न सिर्फ टीम्स के मैचेस को कंडक्ट करा पाए, बल्कि उन देशों से हजारों की संख्या में आए क्रिकेट फैंस के स्वागत में